नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक यहाँ पे लेके आए हैं, यह टॉपिक है दोस्तों आधुनिक भारत से संबंध रखने वाला यह टॉपिक। इसका नाम है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो नए छात्र हैं उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम नहीं सुना है तो दोस्तों भारत की आज़ादी के समय अर्थात भारत को आज़ाद करने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अर्थात भारत की आज़ादी से पूरा भारत में एक मेजॉरिटी से कंप्लीटली जो दल था, मेजॉरिटी से भरा हुआ जो दल था दोस्तों, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था दोस्तों, यह जो एक ऐसा टॉपिक है, अगर हम कोई भी पेपर देते हैं, आप देखना कोई भी पेपर, उस पेपर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जरूर प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर से कम 25 क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर से कम 25 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए दोस्तों इसको आप अच्छे से देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या था, जिस समय हमारे देश में यहाँ माने कि 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी जो लास्ट थी और 20वीं शताब्दी शुरू होने वाली थी, तो यहाँ पे एक दल आया था जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित करने में दोस्तों एओ ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एओ ह्यूम एक ब्रिटिश आईएएस अधिकारी, ब्रिटिश रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे। तो एओ ह्यूम ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि उस समय हमारे देश में जो भी लोगों में, हमारे समाज में जो भी कुरीतियां हैं, लोगों के मध्य जो भी बुराइयां हैं, और सभी को दूर करने के उद्देश्य से इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई थी। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम नहीं था। तो इस प्रकार से दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर बन गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। और दोस्तों उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जिनको वायसराय कहा जाता था, यह थे लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जिसको कहते थे वायसराय, तो उस समय थे दोस्तों लॉर्ड डफरिन। 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन का भारत में कार्यकाल रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह एक दल था दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य था तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित जो भी कुरीतियां थी उनको दूर करना। और जैसे दोस्तों एओ ह्यूम का यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारे देश में उस समय जो छोटे छोटे से संगठन थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाते थे, अर्थात इस संगठन के माध्यम से जो कोई आवाजें उठती हैं भारत में, उन आवाजों को बैठाना था। तो इस प्रकार से दोस्तों इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो यहाँ पे बनी थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब इसमें इंडियंस शामिल होने लगे, धीरे धीरे इसमें लोग शामिल होते रहे, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था। तो इसको नाम दिया था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम दिया था यह दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से धीरे धीरे इस संगठन में लोग जुड़ते गए, धीरे धीरे इस संगठन में मेजॉरिटियां बढ़ते रही, तो यह एक विशाल संगठन हुआ। तो दोस्तों इस संगठन, जब यह संगठन बना था, इसका एक वार्षिक अधिवेशन किया गया था। इसका एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था। जो पहला अधिवेशन था दोस्तों यह बंबई में हुआ था। उस समय बंबई था, यह पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में, और यह हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बंबई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बंबई में हुआ था। तो दोस्तों उस समय इसमें टोटल सदस्यों की संख्या थी जिन्होंने इसमें भाग लिया था, तो इसमें कुल सदस्य थे दोस्तों 72। इसमें 72 सदस्य थे, 72। हालांकि ये जो अधिवेशन होना था दोस्तों ये पूना में होना था। पूना में उस समय प्लेग फैल रहा था, तो इस वजह से इसको बंबई में किया गया। तो दोस्तों फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी सदस्य थे, इन्होंने यहाँ पे यह विचार दिया कि अगर हम प्रति वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन करते हैं और इसके अधिवेशन हम पूरे भारत में आयोजित करते हैं, तो कांग्रेस एक बड़ी सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें सभी संप्रदाय के लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया। तो ये अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों इसका बंबई में। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दोस्तों यहाँ पे जो एओ ह्यूम थे,
ब्रिटिश अधिकारी रिटायर्ड जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, इन्हें महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यह इसके महासचिव रहे थे। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब बंबई में अधिवेशन हुआ था, एवो ह्यूम इसमें महासचिव रहे थे और एवो ह्यूम को दोस्तों हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था यह कलकत्ता में हुआ था। बंबई के बाद हम सीधे कलकत्ता गए थे। बंबई यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, यह एक पारसी पुरुष थे, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कांग्रेस नाम दिया था, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। हालांकि यह अधिवेशन हुआ था 1886 में। और दोस्तों यहाँ पे दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1886, 1893 और 1906। 3 बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। जब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1987 में, नेक्स्ट अधिवेशन 1987 में हम मद्रास गए थे, मद्रास वर्तमान चेन्नई। तो इसके अध्यक्ष रहे थे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब। फिर बाद में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों यह इलाहाबाद में हुआ था, यह इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता हुई थी जॉर्ज यूल द्वारा किया था। दोस्तों यह फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष थे इसके, हालांकि बाद में और अंग्रेज अध्यक्ष आए थे, तो यह पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो दोस्तों इन चीजों को अगर हम देखें, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, अगर हम भारत के नक्शे में इनको ड्रॉ करते हैं, भारत के नक्शे में इनको ड्रॉ करते हैं, भारत का दक्षिणतम भाग हो गया, तो बंबई कहीं यहाँ पे पड़ता है, अर्थात पहले इसका अधिवेशन आयोजित किया गया था पश्चिम में। फिर कलकत्ता कहीं यहाँ पे पड़ता है, फिर इसका अधिवेशन पूर्वी साइड में किया गया था। फिर इसका अधिवेशन मद्रास में, यहाँ मद्रास पड़ता है। फिर इसका अधिवेशन हुआ था दोस्तों यहाँ इलाहाबाद, उत्तर भारत में। तो इस प्रकार से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर इसके अधिवेशनों को आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य था कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाओं को बढ़ाना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ये पारसी थे, ये बनर्जी हिंदू थे। और मद्रास में जो हुआ था यहाँ बदरुद्दीन तैयब को जोड़ा गया था, ये मुस्लिम थे। और इलाहाबाद में जो जोड़ा गया था ये जॉर्ज यूल थे, ये अंग्रेज अध्यक्ष थे दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे जो नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यह अधिवेशन दोस्तों 1886 में हुआ था कलकत्ता में। 1886 में जब कलकत्ता में हुआ था दोस्तों, इसके अध्यक्ष यहाँ पे रहीमतुल्लाह सयानी बनाए गए थे, जो एक मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इस अधिवेशन की विशेषता यह थी दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय गीत, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, यहाँ पे वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था दोस्तों। और वंदे मातरम गाने की कुल अवधि है दोस्तों 65 सेकंड में वंदे मातरम गाया जाता है। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या था दोस्तों कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सदस्यों की संख्या काफी ज्यादा हो चुकी थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में काफी उथल पुथल हो चुकी थी। बाद में 2 दल यहाँ पे आए, एक गरम दल था और एक नरम दल था। जो गरम दल के लोग होते थे ये काफी ज्यादा हाइपर टाइप के लोग होते थे, अर्थात अंग्रेज हमारे साथ जिस तरीके का बर्ताव करते हैं हम भी अंग्रेजों के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे करके। और नरम दल के जो लोग थे दोस्तों वो नरम थे, पोलाइट थे, अर्थात अंग्रेजों के सामने कोई भी चीज डिमांड करते हुए मांगते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होना था कलकत्ता में। तो अब यहाँ पे समस्या आ बैठी कि किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। तो यहाँ पे हुआ ये, जो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी इस समय ब्रिटेन में थे और यह 1906 में भारत आए थे, तो इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और यहाँ पे सर्वप्रथम दोस्तों स्वराज की मांग की गई थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो फिर बाद में क्या था, जब 1907 था, 1907 में सूरत में अधिवेशन होना था। सूरत गुजरात में पड़ता है, ताप्ती नदी के तट पर बसा है सूरत। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे फिर से वही समस्या आई कि हम किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएं, गरम दल से बनाएं या नरम दल से बनाएं। फिर यहाँ पे दोस्तों नरम दल के रास बिहारी घोष को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल के जो सदस्य थे उनमें यहाँ पे काफी हाथापाई हो गई और इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यहाँ पे दोस्तों विभाजन हो गया। कांग्रेस 2 भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल। तो इस प्रकार से आगे को और भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली थी इसमें। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जब 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण घर द्वारा की गई थी दोस्तों, यहाँ पे पहली बार जन गण मन गाया गया था। जन गण मन अर्थात जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रगान है, जिसको
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा तैयार किया था। तो सर्वप्रथम यह 1911 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो दोस्तों इस अधिवेशन में यह बात यहाँ पे सामने आई थी, जो यहाँ पे 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। यहाँ पे पुनः कांग्रेस, गरम दल और नरम दल दोनों एक में मिल गए थे, कांग्रेस का एकीकरण हो गया था और मुस्लिम लीग भी के साथ भी कांग्रेस में यहाँ पे समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग वही जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे फिर जब 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे एक आयरिश महिला थी जिनका नाम था एनी बेसेंट। यह आयरलैंड से संबंध रखती थी, यह भारत आकर रहने लगी और इन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार किया था। इनका होम रूल लीग आंदोलन था, भारत में काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था, काफ़ी ज़्यादा प्रसारित हुआ था होम रूल लीग आंदोलन। फिर इन्हें यहाँ पे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनने का मौका मिला था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला है एनी बेसेंट। फिर दोस्तों इस प्रकार से 1923 का दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। यहाँ पे अबुल कलाम आजाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अबुल कलाम दोस्तों यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो इसी प्रकार से क्या था, बाद में भी अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1940 में दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 40 के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी। तो फिर यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तब तक इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ही रहे थे। क्वेश्चन पूछता है सबसे लंबी अवधि तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति, यह थे अबुल कलाम आजाद। तो दोस्तों 1916 में महात्मा गांधी भी 9 जनवरी 1915 को राजपूताना जहाज से भारत आ गए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे गांधी युग का समय चल रहा था। भारत की राजनीति में महात्मा गांधी भी काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हो चुके थे। महात्मा गांधी जो थे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। 1924 में यहाँ पे बेलगांव अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, 1924 का बेलगाम अधिवेशन। तो इस प्रकार से दोस्तों 1925 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था। कानपुर उत्तर भारत में पड़ता है, गंगा नदी के तट पर स्थित है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में। तो इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। तो दोस्तों यह प्रथम भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, फर्स्ट इंडियन लेडी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। और प्रथम महिला थी एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। तो दोस्तों इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आजादी तक 3 महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अभी बाद में 1933 में नलिनी सेन गुप्ता आएंगी जिन्होंने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार से दोस्तों 1926 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था, श्रीनिवास आयंगर ने जिसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। तो इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, यह लाहौर में हुआ था। लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के तट पर है और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहाँ पे इनके रहते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जो नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था यह 1931 में हुआ था कराची में। 1929 का भी पाकिस्तान में लाहौर में हुआ था और 1931 का कराची पाकिस्तान में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। और इस अधिवेशन में पहली बार अंग्रेजों के सम्मुख दोस्तों मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पर बात करी गई थी। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे 1937 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की थी। और फैजपुर अधिवेशन की यह विशेषता थी दोस्तों, गांव में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। तो दोस्तों इस प्रकार से जब आज तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन थे यह किन्हीं शहरों में आयोजित होते थे, अर्थात गांव में आयोजित करने का तात्पर्य कहीं ना कहीं यह रहा होगा कि शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं अच्छे से फैल गई होंगी और गांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहुंचाना था, गांव के लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जोड़ना था। तो इस प्रकार से दोस्तों 1939 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो हुआ था दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन कहते हैं इसको। इसकी यहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षता
की थी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था ना, 1938 में जो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा, गुजरात में पड़ती है, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। फिर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के काफी ऐसे समर्थक थे जिन्होंने 1939 में त्रिपुरी में भी उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अध्यक्ष बनने के लिए खड़ा किया था। फिर यहाँ पे महात्मा गांधी ने अपने एक कैंडिडेट थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया। तो फिर इसमें वोटिंग हुई, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए वोटिंग हुई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और महात्मा गांधी के कैंडिडेट के हारने पर महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी अपनी हार है। तो इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। और इनके इस्तीफा देने के उपरांत दोस्तों यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। पूछा गया था क्वेश्चन किसी पेपर में कि त्रिपुरी संकट के उपरांत सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया था तो यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। तो दोस्तों फिर जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए थे तो इन्होंने 1939 में अपना एक दल बनाया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा गया है, ये 1939 में हुई थी। फिर बाद में दोस्तों यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के चलते हुए 1940 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, अबुल कलाम आजाद यहाँ पे अध्यक्ष रह गए थे। तो 1946 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन हुआ था, मेरठ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी JB कृपलानी ने। दिसंबर में इनके अधिवेशन होते थे दोस्तों। फिर 47 में, अगस्त 47 में यहाँ पे भारत आज़ाद हो गया था। तो इस प्रकार से हम इसी को आज़ादी वाला अधिवेशन मानते हैं। तो पूछा गया जाता है क्वेश्चन कि भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यह JB कृपलानी थे दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ आज़ादी, जब देश आज़ाद हो गया था 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था जो दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड हो रही थी दोस्तों उस समय इसमें पदाधिकारियों की संख्या या सदस्यों की संख्या काफ़ी कम थी। तो जिसको देखते हुए, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो गतिविधियां थी उनको देखते हुए काफ़ी व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे कांग्रेस से संबंधित कुछ टिप्पणियां की हैं। आइए देखते हैं इन टिप्पणियों को। जिस समय भारतीय कांग्रेस स्थापित हुई थी दोस्तों उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे। इन्होंने कहा था कांग्रेस अल्पसंख्यकों की मात्र संख्या है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों जब पहला अधिवेशन हुआ था उस समय इसके सदस्यों की संख्या कुल थी 72। इनको देखते हुए इन्होंने यहाँ पे यही बोला था। तो दोस्तों इस प्रकार से अरविंद घोष थे, एक गरम दलिया नेता थे जिन्होंने बाद में राजनीति छोड़ दी थी, यह साधु बन गए थे, ऑरविले आश्रम इन्होंने बनाया था। तो इन्होंने बोला था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष का यहाँ पे कोटेशन है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। फिर यहाँ पे दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी थे जिन्होंने हमारा राष्ट्रगीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इन्होंने बोला था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग केवल पदों के भूखे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे क्या था, बाल गंगाधर तिलक जो थे ये गरम दलिया नेता थे और यह कहते थे कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है। क्योंकि दोस्तों नरम दल के जो लोग थे ना वो क्या करते थे कि अपनी बातें प्यार से, पोलाइटली या रिक्वेस्टली अंग्रेजों के सामने रखते थे। तो इनका ये कहना था कि ये तरीका किस चीज का है, भीख मांगने का। तब तिलक ने कहा था कांग्रेस भीख मांगने वाली मात्र एक संस्था है। तो दोस्तों इस प्रकार से लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल थे। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना थी 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इन्होंने यहाँ पे कांग्रेस से संबंधित एक टिप्पणी करी थी। इन्होंने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है, क्यों ना मैं इसे समाप्त कर दूं। कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है, क्यों ना मैं इसे समाप्त कर दूं। यह कोटेशन लॉर्ड कर्जन का है जिनके समय पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से जब भारत आजाद हो चुका था, आजादी के बाद गांधी जी ने बोला था कि आजादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आजादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ऐसा कोई दल भारत में नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों यह टिप्पणियां हैं इनसे संबंधित। तो इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से इससे संबंधित यहाँ पे कमांड बनाते हैं तो दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में, प्रत्येक पेपर में
चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार के हों, इनसे संबंधित आपको वहां पे अवश्य प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर यह टॉपिक आपको पसंद आता है दोस्तों, इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।